Good morning, student. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे मानव का जनन तंत्र। मानव के जनन तंत्र में हमने नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। आज का अपना टॉपिक है मादा जनन तंत्र। देखिए, मनुष्य एक एकलिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नर जननांग के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब मादा जननांग, मादा जननांग जिसमें पाया जाता है उसको अपन जानते हैं स्त्री कहते हैं। स्त्रियों में अब देखिए, जननांगों को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत, जिस अंग के अंतर्गत युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो नर के अंदर वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, तो मादा के अंतर्गत अंडाशय में दोनों तरफ दाएं और बाएं अंडाशय पाए जाते हैं, और अंडाशय में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अतः अंडाशय तो क्या हो गया, मुख्य या प्राथमिक जननांग, और इसके अलावा जो अन्य भाग हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सहायक जननांग, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, सहायक जनन ग्रंथियां और स्तन। क्योंकि अपन जानते हैं मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है तो मनुष्य के अंतर्गत, नर के अंतर्गत जो स्तन ग्रंथियां होती है वो निष्क्रिय होती है, जबकि मादा के अंतर्गत ये सक्रिय होती है, जो जन्म लेने वाले शिशुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उनमें दुग्ध का स्राव होता है। ठीक है, ये सामान्य मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें ये अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, और उन अंडाणुओं को अंडवाहिनी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अंडवाहिनी के अग्र सिरे के ऊपर ये अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं तो ये कहलाते हैं झालर। और इनके ऊपर यहाँ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा इनसे मुक्त हुआ अंडाणु अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है, तो इन छिद्रों को अपन कहते हैं ओस्टियम। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के बाद में ये आ गया गर्भाशय। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, एक मोटी पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। गर्भाशय खुलता है, ग्रीवा में अंडवाहिनी और अंडाशय दो होते हैं, दोनों ओर की 2 अंडवाहिनियां, और ग्रीवा जो है योनि में खुलती है, और योनि मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। आज हम बात करेंगे प्राथमिक जननांग किसकी, अंडाशय की। अगर हम अंडाशय की बात करें तो जिस प्रकार से कल अपन ने देखा था, क्या वृषण, ठीक है ना, वृषण भी एक 2 परतों से घिरी हुई संरचना थी। इसी प्रकार अंडाशय भी क्या है, 2 परतों से घिरी हुई संरचना है। सबसे पहले स्त्रियों में बादाम की आकृति के 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 1.5 से 3 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी 1.5 गुणा 3 गुणा 8 क्या है इनकी साइज है, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर लंबा, 8 मिलीमीटर मोटा होता है। वृक्क के पीछे पेल्विक रीजन, श्रोणि प्रदेश जिसको कहते हैं, में मीजोवेरियम नामक मिजेंट्री या अंतर योजनी द्वारा उदर गुहा की पूर्व पार्श्व भित्ति से संलग्न रहता है। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं की उत्पत्ति तथा मुख्य मादा हार्मोन जिसको अपन कहते हैं एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है। आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय एक अत्यंत सघन तथा ठोस अंग है, जो एक मोटे सघन भाग वल्कुट और अपेक्षाकृत आंतरिक, यानी इसका ये मान लीजिए ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं वल्कुट, और ये जो आंतरिक भाग है ये वाला अपेक्षाकृत ढीला भाग, कम सघन भाग, मध्यांश कहलाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला भी कह सकते हैं। सबसे बाहरी आवरण जो है इसका वो पेरिटोनियम, आंतरिक भाग संयोजी ऊतकों से निर्मित ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी इस भाग को अपन क्या कह देंगे, पेरी
टोनियम, और ये जो भाग है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। इसके अंदर घनाकार, इसके अंतर्गत घनाकार कोशिकाओं की, इस प्रकार से घनाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। पूरे में मैं नहीं बना रहा हूं, केवल यहां मैंने बना दी है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, ये घनाकार कोशिकाओं की परत है। इस घनाकार कोशिकाओं की परत को जननिक उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं, जननिक उपकला कहते हैं। इस जननिक उपकला के द्वारा, इस जननिक उपकला के द्वारा एक वयस्क महिला में लगभग 4 लाख से 8 लाख तक पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी ये पुटक कोशिकाओं का निर्माण करती है। वल्कुट एवं मध्यांश जो है वो संयोजी उत्तक के तंतुओं से निर्मित होते हैं, और आंतरिक भाग जो इसका वो स्ट्रोमा भी कहलाता है वल्कुटीय क्षेत्र में। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसी अंडाशय में इधर से विभिन्न प्रकार की, यूं कह दूं मैं, रक्त वाहिनियां जो है वो प्रवेश करती है। रक्त वाहिनियों में आप लोग जानते हो, एक तो क्या है अपने पास धमनी है, और दूसरी क्या है, दूसरी शिराएं हैं। तो धमनी और शिरा भी इसके अंदर प्रवेश करती है, और यहां ये जननिक उपकला की कोशिका है ही पूरे के अंदर। तो और इसके द्वारा क्या होता है, पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत सारी पुटक कोशिकाएं इस प्रकार से इनमें स्रावित होती रहती है। ये जननिक उपकला की कोशिकाएं क्या करती है, पुटक कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चरण आने वाला है। ये पुटक कोशिकाएं क्या करती है, एक पुटक कोशिका के, इधर मैं डायग्राम बना देता हूं अलग से, एक पुटक कोशिकाओं के चारों ओर अनेक पुटक कोशिकाएं एकत्र हो जाती है। एक पुटक कोशिका के चारों ओर अनेक पुटक कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है और एक ग्राफियन पुटक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ग्राफियन पुटक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये ग्राफियन पुटक का निर्माण हो गया, जिसमें अंदर की तरफ तो क्या है, अंदर की तरफ क्या है, अंड कोशिका है। अंदर की तरफ क्या है, अंड कोशिका है, और इस अंड कोशिका को घेरे हुए क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर का निर्माण होता है। और उसके पश्चात एक कुछ कोशिकाएं, कौन सी, पुटक कोशिकाएं ही, ये संरचना कहां बन रही है, अंडाशय के अंदर बन रही है, ठीक है। और यहाँ एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और बाहर जो ये पुटक कोशिकाओं का आवरण है, ये पुटक कोशिकाओं का आवरण क्या कहलाता है, जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा। और यहां एक गुहा बन गई है, इस गुहा को कहते हैं एंट्रम। और इस एंट्रम में एक तरल भरा हुआ रहता है जिसे पुटिका द्रव्य कहते हैं। यहां जो तरल भरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, पुटिका द्रव्य कहते हैं। और इसको आधार प्रदान करने वाली संरचना जो है वो अंडधर पुंज या अंडधर चक्रिका कहलाती है। ये संरचना इस प्रकार से पूरी की पूरी कहां है, अंडाशय के अंदर है। तो ये संरचना जो है वो अंडधर चक्र कहलाती है। अब ये क्या है, ये एक परिपक्व ग्राफियन पुटक है, ठीक है। अब परिपक्व ग्राफियन पुटक क्या होता है, ये अंडाशय के अंदर है। इस प्रकार से आप यूं समझ सकते हो, यहां पर ये एक संरचना बनी, इसके अंदर कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं, फिर आगे वाली संरचना में ये दो संरचना बन जाएगी इस प्रकार से। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ ये संरचना मान लीजिए आप कहाँ है, यहाँ है,
ठीक है, ग्राफियन पुटक का निर्माण होता है। और जैसे ही ग्राफियन पुटक फटती है, फटने पर ये जो अंड कोशिका है ये बाहरी वातावरण में मुक्त हो जाती है। बाहरी वातावरण में मुक्त होती है तो इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इस अंडाशय से क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और यह अंडाणु जो है क्रमशः इस ओस्टियम से होते हुए अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसी अंडवाहिनी का ये वाला जो मुड़ा हुआ भाग है इसको अपन कहते हैं यहां एम्पुला। और इसी एम्पुला भाग में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। खैर तो यहां से ये ग्राफियन पुटक से अंडाणु बाहर निकलता है। और जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इससे बाहर निकलने के पश्चात अब ये ग्राफियन पुटक जो है वो बदल जाता है। जैसे ही अंडाणु यहां से बाहर निकला, अब ये क्या हो गया, अंदर की तरफ एक खोखली संरचना का निर्माण हो गया। ठीक है, इस संरचना को क्या कहते हैं, इस संरचना को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम, अब देखिए क्या होता है, अंडाणु यहां से निकलकर यहां आ जाता है और इधर से शुक्राणु का प्रवेश होता है। और अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है, अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तब तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो उसके पश्चात गर्भ धारण हो जाएगा। तो यह कार्पस ल्यूटियम बना हुआ रहेगा और क्या करेगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगा। और मान लीजिए यहां अंडाणु मुक्त होता है और ये क्रिया आप लोगों को पता है प्रत्येक 28 दिन के पश्चात दोहराई जाती है। अर्थात अंडाणु के अंडवाहिनी में प्रवेश करने के पश्चात अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो अंडाणु यहां से गति करता हुआ गर्भाशय से होता हुआ ग्रीवा और टूटकर रक्त स्राव के रूप में योनि द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे हम मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी कहते हैं। तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम भी फट जाएगा और एक पीले रंग सफेद, ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो पीले रंग की संरचना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार की संरचना है, पीले रंग की। तो ये बदल जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। और कार्पस एल्बिकेंस क्या है, कार्पस एल्बिकेंस एक सफेद रंग की संरचना है और फिर धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है। अर्थात अब गर्भावस्था का निर्माण हुआ नहीं, इसलिए इसको किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था अपना अंडाशय। कल के वीडियो में अपन सहायक जननांगों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।